Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to study lease finance and hire purchase, जो कि मॉड्यूल डी का पार्ट है. और इस टॉपिक को हम समझेंगे कि आज क्या होता है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप तैयारी कर रहे हो जैब में 2026 एग्जाम की एंड यू लुकिंग फॉर सम कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू, तो आप edutap.in पर जाकर ये वेरियस कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर आपको सुपर क्रैश कोर्स दिख जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस की मदद से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा. और ये एक क्रैश कोर्स है बहुत ही कम ड्यूरेशन का, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जैब एग्जाम को लेकर वो आपको पढ़ाई जाएंगी और आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको. उससे काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो है यहाँ पर कवर कराया जाएगा. प्रोवाइडेड ये है कि आप साथ साथ रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिसके लिए एम्पल मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा. साथ ही टेस्ट सीरीज है फॉर योर प्रैक्टिस, और लाइव क्रैश कोर्स है जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्गर फॉर्मेट का लाइव क्रैश कोर्स है. और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बट इसके एग्जैक्ट फीचर्स क्या रहेंगे, सुपर क्रैश कोर्स के एग्जैक्ट फीचर्स क्या रहेंगे, ये हम आज की क्लास के लास्ट में वी विल स्पीक इन डिटेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक ऑफ लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज. तो क्या होता है लीज फाइनेंस? देखो, मुझे अगर एयरलाइंस खड़ी करनी है तो मुझे जहाज खरीदने पड़ेगा, और एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल जहाज मुझे खरीदने पड़ेंगे, बट इट विल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो कभी कभी ऐसे केस में बिजनेसमैन क्या करते हैं कि दे डोंट परचेज द एसेट, दे डोंट परचेज द एयरक्राफ्ट, बट in order to do the airline business they can lease the aircraft. लीज द एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक अग्रीमेंट में आएंगे, और जो एक्चुअल ओनर होगा इस एयरक्राफ्ट का उससे कुछ पर्टिकुलर समय के लिए इन जहाज़ों को खरीदेंगे नहीं बोल सकते, बट यूज़ करने की जो यूज़ करने की राइट है वो खरीदेंगे. ठीक है, राइट टू यूज़ बेसिकली, या द करेक्ट वर्ड इज राइट टू यूज़. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं लीज. और लीज फाइनेंस इज व्हेन यू फाइनेंस योर कैपिटल एसेट्स नॉट बाय ओनिंग देम, उनको खरीद कर नहीं, ना ही उनको कर्ज पे लेकर, बट एक तरीके से एक राइट टू यूज दोस एसेट्स परचेज करके. ठीक है, तो बिजनेस नीड्स फिक्स्ड एसेट्स, ये तो हमें पता ही है. और बड़े बड़े एसेट्स अगर हमें खरीदने हैं तो लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है. तो उसमें इक्विटी लग सकता है, कभी आप अपनी ओनरशिप बेचकर एसेट खरीद सकते हो, है ना, अपने शेयर्स बेचकर या कुछ कर कर. कभी बोरोड फंड्स की मदद से कैपिटल अपना रेस कर सकते हो. लेकिन इन ट्रेडिशनल वेज के अलावा कुछ नॉन ट्रेडिशनल वेज भी हैं, जैसे कि लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज. सो ये बीच के रास्ते हैं जिसमें कि ना ही आप पूरा डेट ले रहे हो, ना ही ओनरशिप अपनी दे रहे हो, आप बस राइट टू यूज द एसेट परचेज कर रहे हो. ठीक है, सो यू डोंट बाय द एसेट, यू रेंट इट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर जो इंसान एक्चुअली ओन करता है एसेट्स को, जो कि लीज पर यूज करने के लिए देता है, दैट इज कॉल्ड द लेसर. एंड द पर्सन हु इज यूजिंग द एसेट, इन दिस केस द बिजनेसमैन हु इज हायरिंग द एयरक्राफ्ट फॉर द एयरलाइंस, ही इज कॉल्ड द लेसी. तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, लेसर इज द एक्चुअल ओनर, लेसी इज द पर्सन हु यूजेस द एसेट. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. दो तरीके की बहुत मेजर जो लीजेस हो सकती हैं, या बाइफरकेशन जो है लीज फाइनेंस की, वो दो तरीके की हो सकती है, दैट इज फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. फाइनेंस लीज होता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं, मतलब जो एसेट्स हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे जाते हैं. तो मान लो एयरक्राफ्ट की लाइफ है 30 साल, मैंने 25 साल के लिए लीज पे ले लिया, तो यहाँ पर जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है वो मेजोरिटी तो मेरे पास ही कट गई, है ना. इस केस में द लीज विल बी कॉल्ड फाइनेंस लीज. काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है. यहाँ पर लेसी, जो इंसान लीज पर ले रहा है, वही रिपेयर्स हैंडल करता है, रेंट भी पे करता है, और एसेट्स जो है दे आर नॉट कैंसिलेबल. ठीक है, ये जो लीज है ये कैंसिलेबल इन बिटवीन नहीं है. यूज्ड फॉर मेजर इक्विपमेंट एंड मशीनरी. ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए, मान लो 30 साल की लाइफ है किसी एसेट की, उसको मैं सिर्फ 2 साल के लिए लीज पर ले रही हूँ, फिर वो किसी और को ट्रांसफर हो रही है, फिर वो किसी और को ट्रांसफर हो रही है. तो इस तरह से जब शॉर्ट टर्म के लिए लीज ली जाती है किसी एसेट की, जिसमें कि लेसर हैंडल्स द मेंटेनेंस. यहाँ पर जो एक्चुअल मेंटेनेंस का काम होता है वो कौन देखता है, लेसर देखता है, यानी कि द ओनर ऑफ द एसेट देखता है. लेसी सिर्फ रेंट पे करता है और उसे यूज करता है, दैट इज ऑल. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना, यूज फॉर कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट्स,
देखो जनरल बाइफरकेशन का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि एयरक्राफ्ट है, उसकी लाइफ 30 साल है, उसको 2 साल के लिए लीज पे लिया गया, तब वो क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग लीज। लेकिन एयरक्राफ्ट है, उसको उसकी मेजॉरिटी लाइफ के लिए लीज पर लिया गया, दैट इज 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, 22 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा? फाइनेंस लीज हो जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी लीज टाइप्स होते हैं? क्लोज एंड लीज होती है, जिसमें कि आप लीज खत्म होने के बाद एसेट को रिटर्न कर देते हो। ओपन एंड मतलब जिसमें कि लास्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है एज ए लेसी कि आपको खरीदना है एसेट या नहीं। अपफ्रंट लीज मतलब स्टार्टिंग में बहुत हाई रेंट और जैसे जैसे टेन्योर खत्म हो रहा है वैसे वैसे लो रेंट। बैक एंड लीज का मतलब स्टार्टिंग में लो रेंट और आगे जितना जितना टाइम आप उसको यूज करोगे उतना ज्यादा हाई रेंट। परसेंटेज लीज का मतलब रेंट तो है ही है जितना फिक्स्ड अमाउंट है, प्लस उस एसेट से जितना पैसा कमा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर लीज का मतलब पार्टीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज में पार्टीज बैठी हैं, लेसर कहीं लेसी कहीं, तब आप लीज पर ले रहे हो। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लीज है, इसमें जो मेजर है वो फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज है और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए है। ये कैन नॉट बी रिवोक्ड, दिस कैन बी रिवोक्ड। लेसी बेयर्स ऑल द कॉस्ट, तो यहाँ पर लेसी एक तरीके से ओनर की तरह ही एक्ट करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेट की लाइफ उसी के पास एसेट रहता है। यहाँ पर लेकिन ऐसे सारे एक्सपेंसेस लेसर बियर करता है। ऑब्सोलिसेंस रिस्क यानी कि जो वियर एंड टीयर का रिस्क है, वो दोनों ही केसेस में वियर एंड टीयर है ना। आप गाड़ी लीज पर लिया आपने, ऑब्वियसली उसके टायर घिसेंगे, ऑब्वियसली उसको थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ेंगे है ना। तो ये जो थोड़े बहुत मेंटेनेंस के डेप्रिसिएशन के जो रिस्क हैं, दैट इज बोर्न बाय द लेसी। ओके, सो फाइनेंस लीज के केस में इट इज द लेसी, बट ऑपरेटिंग लीज के केस में इट इज द लेसर। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें लेसर हैंडल करता है, यहाँ पर ये दोनों चीजें लेसी हैंडल करता है। ऑप्शन ऑफ परचेज इस केस में लेसी के पास रहता है। एक बार फाइनेंस लीज का टेन्योर खत्म हो जाए तो लेसी को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये एसेट खरीदना है क्या। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर 2 साल के लिए लीज ली है तो 2 साल के बाद आपको ओनर को रिटर्न करना ही पड़ेगा। फिर आ जाता है हायर परचेज। हायर परचेज क्या है? देखो, हायर परचेज इज वेरी मच लाइक लोन, ठीक है। आप लोन में क्या करते हो? लोन खरीदते हो, डाउन पेमेंट देते हो, और उसके बाद डाउन पेमेंट तो नहीं देते, मतलब लेट्स से आपको एक्सपेंसिव कार खरीदनी है ना। आपने इसके अगेंस्ट लोन लिया, लोन का पैसा आपको रीइंबर्स हुआ और आपने इसकी डाउन पेमेंट करी, थोड़ा अमाउंट कैश में पे कर दिया, थोड़ा आपने लोन के अमाउंट से आपने इंस्टॉलमेंट्स बनवा लिया एंड ऑल दैट, राइट। तो कहने की बात ये है, इसी तरीके से जब आपको कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, बेसिकली हाई कैपिटल वाले लॉन्ग टर्म एसेट्स अगर कोई हैं आपको खरीदने हैं, तो उसके लिए आपने थोड़ी डाउन पेमेंट करी, ठीक है, जिसमें से 20 to 25% ऑफ कॉस्ट आपने तब पे कर दी, और उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट्स बना ली। यहाँ पर आप लोन नहीं ले रहे हो किसी से, यू आर नॉट टेकिंग लोन, यू आर जस्ट पेइंग द अमाउंट ऑफ द एसेट इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। लोन के केस में ओनरशिप पहले ही दिन ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हायर परचेज के केस में जो ओनरशिप है वो जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तब ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये दिखने में लोन जैसा लग सकता है कि यार कार ली, डाउन पेमेंट करी है ना, बाकी का इंस्टॉलमेंट भी पे किया, इट्स लाइक व्हेन यू गेट योर सेल्फ अ लोन, है ना। जब आप लोन अपना करवा लेते हो, आपको अमाउंट रीइंबर्स हो जाता है, आप डीलर को या सप्लायर को दे देते हो वो अमाउंट, और फिर वो आपकी किस्तें बना देते हो और आप वो उसको रीपे करते रहते हो। बट हायर परचेज के केस में द ओनरशिप ओनली गेट ट्रांसफर्स ओनली आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज डन, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज डन। तो मान लो इस गाड़ी का जो अमाउंट है वो 10 लाख डिसाइड हुआ, ठीक है, 10 लाख की अग्रीमेंट या डील हुई हायर परचेज की। 20 to 25% आप इनिशियली पे करोगे, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी ओवर 3 to 4 ईयर्स, और वो आप हर महीने या जैसे भी क्वार्टरली, जैसे भी आपकी एग्रीमेंट वो है, आप उसको पे करते रहोगे। जिस दिन आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दैट इज 10 लाख का जो लास्ट चंक ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दिया, गाड़ी आपकी हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से है, और ये अगेन एसेट्स को फाइनेंस करने में बहुत मदद मिलती है इससे। तो एसेट इज फर्स्ट यूज्ड एंड पेड इन इंस्टॉलमेंट्स लेटर। तो जितने जितने टाइम आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, आज इस महीने दे दी, अगले महीने दे दी, तब तक आप गाड़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बीच में आपने कभी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो गाड़ी आपकी नहीं हो पाएगी, बिकॉज ओनरशिप आपकी इसमें अभी तक नहीं है। ओनरशिप सिर्फ तब आपको होगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। इसके एवोल्यूशन की बात करूं तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट एचपी कंपनी वाज कमर्शियल क्रेडिट कॉर्पोरेशन एंड दिस वाज स्टार्टेड इन मद्रास, चेन्नई एंड मतलब मद्रास में, चेन्नई में दैट इज, एंड नॉर्थ इंडिया में इन द 90s 20s एंड 30s।
दो मेजर सेगमेंट्स में इसने डील किया हायर परचेज ने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर व्हीकल्स। और क्योंकि यहाँ पर रीपोजेशन बहुत इजी है, हाई एसेट वैल्यू है ना, तो ये पूरा जो हायर परचेज का बिजनेस है ये काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज में मेजर डिफरेंसेस क्या है? लीज में आप रेंट पे करते हो टू यूज एन एसेट ओन्ड बाय समवन एल्स। यहाँ पर आप एक तरीके से एसेट के लिए ही पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि लास्ट पेमेंट के बाद वो एसेट आपका हो गया, तो आप ओनरशिप के लिए एक तरीके से हर बार पेमेंट्स कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप ओनरशिप के लिए नहीं कर रहे, यहाँ पर सिंपली आप यूज कर रहे हो, और उसके बाद आपको ऑप्शन दे सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए लीज फाइनेंसिंग कर रहे हो, फाइनेंस लीज बेसिकली आपका टाइप है, तो आपको ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन कंफर्म उसमें भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो कंफर्म है, लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने पे कर दी तो एसेट आपका है। ओनरशिप ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, या फिर एंड में मिल सकता है फाइनेंस केस के लीज, फाइनेंस लीज के केस में, लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली ओनर बन ही जाते हो आफ्टर द लास्ट पेमेंट। पेमेंट नेचर क्या होती है? एंटायर लीज रेंट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज एक्सपेंस। जो प्रिंसिपल है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होता है। जब आप अपना P&L बनाते हो तो उसमें एक्सपेंस का जो पार्ट है दैट इज ओनली द इंटरेस्ट पार्ट। डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर सकता है? यहाँ पर लेसर, दैट इज द ओनर, वो क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर बायर जो है, हायर परचेजर, वो क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो ओनर बनने ही वाला है। टैक्स बेनिफिट, देखो जब P&L बनाते हैं तो यहाँ पर अगर मैंने अपने खर्चे बढ़ा दिए तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेसर जो है वो क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन, और लेसी क्लेम कर सकता है रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर जो बायर है सिर्फ वही क्लेम करता है डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एज एक्सपेंस फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बायर क्लेम करेगा, और यहाँ पर लेसर क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, और लेसी जो लीज पर ले रहा है एसेट वो क्लेम करेगा जो रेंट वो पे कर रहा है उसे, और जो मेंटेनेंस के अगर कोई चार्जेस वो पे कर रहा है तो उसे। ठीक है जी, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, इनको आप याद रखोगे एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन लीज फाइनेंस हु इज इंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट? तो कौन डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? ये तो बहुत ईजी है ना। लीज फाइनेंस जो लंबे समय के लिए होता है, तो कौन यहाँ पर क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन? इट इज द लेसर। ठीक है, फाइनेंस लीज नहीं है, इट इज लीज फाइनेंस। फाइनेंस लीज होती तो ये क्या हो जाता? लेसी हो जाता। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। लीज फाइनेंस एंड फाइनेंस लीज दो अलग अलग चीजें हैं। लीज फाइनेंसिंग हम पूरे इस एस्पेक्ट को कहते हैं लीज वाले, और इसके दो पार्ट आ जाते हैं, लीज फाइनेंस, और इसके दो पार्ट आ जाते हैं जिसमें कि फाइनेंस लीज है जो लंबे समय के लिए होती है, फाइनेंस लीज है ना, और ऑपरेटिंग लीज। तो उस कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, ये अलग है। इन हायर परचेज व्हेन डज द बायर बिकम लीगल ओनर ऑफ द एसेट? तो हायर परचेज में लीगल ओनरशिप कब मिलती है? व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, सो इट इज ओनली आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। सो इसके साथ ही हमने जो टॉपिक है उसे बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्सेज कि कैसे आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सो edutab.in पे आपने जाना है। जब आप जैब के सेक्शन में, कोर्सेज में जाकर जैब के सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें सुपर क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। तो लाइव क्लासेस रहेंगी 24 लाइव क्लासेस, 6 डेज या 6 क्लासेस पर कंपोनेंट जो है यहाँ पर डिनोट करी जाएंगी। 2.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। बैच 1 इसमें जो है आज से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो बैच 1 की क्लासेस हैं। सो यू हैव लाइव क्लासेस, इसके अलावा रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, एंड सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको इसकी शेड्यूल को देखना है तो ये ब्रोशर डाउनलोड करो, इसमें आपको इस बैच 1 का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा, और FAQs हैं जिससे कि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ के साथ इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 80% तक का। बाय नाउ पर क्लिक करना है, ये कूपन कोड यूज करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, और डिस्काउंट मिल जाएगा, देन यू कैन परचेज द कोर्स। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार 24 क्लासेस तो कम है एंड आई कैन कंट्रीब्यूट मोर टाइम, है ना, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें 60 क्लासेस टोटल आपकी रहेंगी, और 15 डेज पर क्लास पर कंपोनेंट जो है हम डिनोट करेंगे। 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो सभी फीचर्स सुपर क्रैश कोर्स जैसे ही हैं, जस्ट दैट द लाइव क्लासेस विल बी अ लिटिल लॉन्गर। सो
इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज में जाना है तो मास्टर कोर्स वो है जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशंस हैं। आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर करता है, एंड नाउ दैट ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट तो ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट क्रैश कोर्सेज हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स की तैयारी करनी है ना, मास्टर कोर्स में इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से आते हैं, जस्ट आईईआईएफएस आपको पढ़ना है, तो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे और ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। पीपीबी के लिए, आरबीडब्ल्यूएम के लिए, एएफएम के लिए, इन सभी के लिए ये फीचर्स अवेलेबल है। देन यू हैव टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू ओनली प्रैक्टिस। आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। So that is all for today's session, guys. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.